तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें व्यवहार मानव परंपरा के साथ, तो इसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द को परिभाषित किया गया। तो उसमें ये कहा है कि एक से अधिक मानव की परस्परता में लक्ष्य संपन्न होने के अर्थ में किया गया क्रिया, प्रक्रिया, वाद, संवाद, ये सब व्यवहार नाम है। इस सबको मिला के व्यवहार कह रहे हैं। फिर कहा कि व्यवहार सदा सदा से होता ही आया है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। व्यवहार तो मानव परंपरा में सदा सदा से होता आया है, भले ही उस व्यवहार में लक्ष्य ओझिल क्यों ना हो। लक्ष्य का पहचान नहीं रहा, लेकिन ये आपस में वाद, संवाद और जो जिसको अपन परिवार में संबंध कहते हैं, संबंध निर्वाह कहते हैं, वो तो होता रहा है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अभी तक मानव को अपनी परंपरा में लक्ष्य की अपेक्षा तो रही है। संज्ञानीयता सहित प्रक्रिया प्रणाली पद्धति सार्थक नहीं हो पाई। तो बाबा जी कह रहे हैं कि परंपरा में लक्ष्य की अपेक्षा तो रही है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट नहीं हुआ, एक बात। और दूसरी बात है संज्ञानीयता सहित प्रक्रिया प्रणाली पद्धति सार्थक नहीं हो पाई, क्योंकि अभी तक जितना भी मानव परंपरा हुई है वे सब संवेदनशीलता की सीमा में दिखती है। तो जो भी मानव परंपरा है आदिकाल से लेके अभी तक, तो उसमें जो भी कुछ क्रिया, प्रक्रिया, वाद, संवाद आदि है, उसमें संवेदनशीलता ही प्रमुख मुद्दा रहा है। जबकि मानव की जो आकांक्षाएं हैं वो संज्ञानशीलता से निबद्ध हैं। संज्ञानशीलता का मतलब जिसको हम लोग ज्ञान कह रहे हैं ना। निबद्ध होने का तात्पर्य सहज विधि से, सहअस्तित्व विधि से अनुबंधित हैं। जैसे जैसे सुख हर मानव चाहता है, ऐसे सुख को संवेदनाओं में खोजता है। यह कैसे पूरा हो, जबकि यह संज्ञानशीलता का वैभव है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव जो है सुखी होना चाहता है और इस सुख को वो संवेदनाओं में खोजता है, और वो पूरा होता नहीं है। क्यों नहीं पूरा होता है? क्योंकि सुख जो है वो संज्ञानशीलता का वैभव है। समाधान के अनुभव में सुख होना स्पष्ट हो चुका है। और समाधान का क्या मतलब है? तो समाधान अपने स्वरूप में समझदारी की अभिव्यक्ति होना भी प्रतिपादित हो चुकी है। यानी समाधान क्या है? तो समझदारी है। फिर प्रश्न उठता है कि समझदारी क्या है? तो उन्होंने कहा समझदारी का मूल वस्तु अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान ही है। इस ढंग से संज्ञानशीलता के आधार पर समझना हम पहचान चुके हैं, इसलिए संज्ञानशीलता अपने में संवेदनाओं को पुष्ट करते हुए नियंत्रित रखना बनता है। तो क्योंकि जो जिसका नियंत्रक होता है वो उससे श्रेष्ठ शक्ति है, ऐसा एक सिद्धांत आता है। तो उसी तरीके से संज्ञानशीलता से संवेदनाएं जो है नियंत्रित होती हैं, इसलिए संज्ञानशीलता की श्रेष्ठता सिद्ध होती है ना। और इसमें लिखा है कि संज्ञानशीलता पूर्वक अपने में संवेदनाओं को पुष्ट होते हुए नियंत्रित रखना बन जाता है। इस विधि से यह सिद्धांत स्पष्ट होता है कि संज्ञानशीलता पूर्वक ही संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं। संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, इस तथ्य की पुष्टि, इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो उसकी पुष्टि होती है संबंधों को पहचानने, निर्वाह करने के रूप में पहचानने। तो जैसे हम परिवार में इसको देख सकते हैं कि जैसे ही परिवारों में संबंध का पहचान रहता है और संबंध निर्वाह होता है। जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता पुत्र पुत्री के बीच, भाई बहनों के बीच में जो भी संवाद होता है या जो भी संबंध का निर्वाह होता है, उसमें संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, है ना। तो इस रूप में हम इसको पहचान सकते हैं कि संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। इस तथ्य की पुष्टि संबंधों को पहचानने से और निर्वाह करने के रूप में पहचानने में है। परस्पर मूल्यांकन पूर्वक उभय तृप्ति के रूप में पहचानते हैं। संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक संवेदनाओं में नियंत्रण पाते हैं। तो पहले संबंध में ही हो जाता है, और संबंध में मूल्यों का पहचान होने से और मूल्यांकन होने से उभय तृप्ति
यानी जिसको इन चारों को मिला के कहते हैं न्याय के साथ जीने में संवेदनाओं में नियंत्रण पाते हैं, है ना। फलस्वरूप जब ये उसके कारण से स्वाधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक नियंत्रण को पहचानते हैं। तो ये जो पहला वाला स्टेप है ये परिवार में होता है ना, मूल रूप से परिवार में होता है, और जो दूसरा वाला स्टेप है वो फिर समाज में होता है। यदि इस तरीके से जो संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति पूर्वक जीते हुए दो परिवारों के बीच में जब संबंध की बात आती है तो उस संबंध में स्वधन स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार जो है उससे आपस में नियंत्रण होता है। दो परिवारों का परस्पर नियंत्रण का आधार यहाँ पे चरित्र है। और इस तरीके से जब परिवार समूह की बात आती है और परिवार समूह के रूप में ग्राम और फिर ग्राम समूहों की बात आती, उनके बीच में जो संबंध है उस संबंध में मूल रूप से फिर तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग सुरक्षा इसके आधार पे संवेदनशीलता के नियंत्रण को पहचानते हैं। तो ये 3 स्टेप हो गए, एक परिवार में, दूसरा परिवार की परस्परताओं में और तीसरा समाज में। तो इस तरीके से हम संवेदनाओं के नियंत्रण को पहचानते हैं। फिर आगे लिखा है कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के क्रम में नियंत्रण स्पष्ट होता है। तो जैसे हर परिवार जो है समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है या परिवारों की परस्परता में सभी समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हैं, उसमें ये नियंत्रण समझ में आता है। वर्तमान में विश्वास सह अस्तित्व प्रमाण विधि से संवेदनाएं नियंत्रित होना पाई जाती हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं वर्तमान में विश्वास सह अस्तित्व प्रमाण विधि से संवेदनाएं नियंत्रित होना पाई जाती। अखंड समाज विधि से संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं। पहला है वर्तमान में विश्वास सह अस्तित्व प्रमाण विधि से संवेदनाएं नियंत्रित होना पाई जाती हैं, जिसको अपन समाधान कह रहे हैं। दूसरा है अखंड समाज विधि से संवेदनाएं नियंत्रित होना पाया जाता है, इसी को अपन सर्वतोमुखी समाधान बोलते हैं। सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में संवेदनाओं का नियंत्रित होना पाया जाता है। फिर लिखा है परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हुए संवेदनाओं का नियमित होना पाते हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो रही है ना। पहले वर्तमान में विश्वास से अस्तित्व प्रमाण विधि से संवेदनाएं नियंत्रित होना पाया जाता है, इसको मैंने कहा कि इसको समाधान कह रहे हैं। और जब अखंड समाज विधि से संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं, इसको सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। फिर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं, है ना, जिसको अपन व्यवस्था से संवेदनाओं के नियंत्रण की बात कर रहे हैं। फिर बाबा जी ने आगे लिखा है कि परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हुए संवेदनाओं का नियमित होना पाया जाता है। तो परिवार व्यवस्था में जीते हुए संवेदनाएं जो है नियम पूर्वक नियंत्रित रहती हैं। इस विधि से जागृत परंपरा को प्रमाणित करना बन जाता है। अतएव सार्थक संवाद इस मुद्दे पर आवश्यक ही है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज इससे आगे पढ़ते हैं। मानव व्यवहार की स्वयं स्फूर्त प्रवृत्ति है। व्यवहार मानव की स्वयं स्फूर्त प्रवृत्ति है, और इसीलिए बाबा जी ने लिखा है कि व्यवहार सदा सदा से होता आया है। जीव संसार की प्रवृत्ति कार्य है। बाबा ने कहा कि जीव संसार में व्यवहार नहीं है, उनमें कार्य है। सभी जीव वंशानुसंगी विधि से कार्य प्रवृत्ति में है। इसे हर व्यक्ति परीक्षण कर सकता है, क्योंकि गाय की संतान गाय जैसे कार्यों में प्रवृत्त रहती है। इसकी संवेदनशीलता सीमा है। तो बाबा जी ने कहा कि जो जीव संसार है वो वंशानुसंगी विधि से कार्य प्रवृत्ति में है। इसे कैसे समझ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जैसे गाय की
संतान जो है गाय जैसे कार्यों में प्रवृत्त रहती है। तो जितने भी जीव जानवर हैं उनकी जो संतानें हैं वो उनके जैसे ही कार्य करने में प्रवृत्त रहती हैं। इसकी संवेदनशीलता सीमा है। संवेदनशीलता पूर्वक जीव संसार का वैभव निश्चित है। इसी इसी को कर्म बंधन भी कहते हैं, इतना ही कर सकते हैं इसलिए वो कर्म बंधन है। वैभव निश्चित होने का तात्पर्य आचरण निश्चित है ना। हर जीवों की संवेदनशील प्रक्रियाएं निश्चित रहना ही आचरण का निश्चय है। हर जीवों की संवेदनशील प्रक्रियाएं निश्चित रहना ही आचरण का निश्चय है। सुनिश्चित आचरण के आधार पर ही हर मानव समस्त प्रकार के जीवों को पहचानता है। जैसे हम लोग क्रूर जीवों को भी पहचानते हैं, अक्रूर जीवों को भी पहचानते हैं, है ना। जो जीव जंतु मानव के को क्षति पहुंचाते हैं उनको भी पहचानते हैं, जिनके साथ मानव जी सकता है उनको भी पहचानते हैं। तो ये उनके आचरण की निश्चितता के आधार पर पहचानते हैं। यदि उनमें अनिश्चित आचरण होता तो पहचानना मुश्किल हो जाता। फलस्वरूप आवश्यकता के अनुसार कुछ जीवों को नियंत्रित करता अर्थात पालता और उपयोग करता है। मानव के बारे में कह रहे हैं कि फलस्वरूप जो मानव है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ जीवों को नियंत्रित करता है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, कुत्ते आदि, बिल्ली, ये सब पालते हैं और उनका उपयोग करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीव संसार संवेदनशीलता की निर्वाह विधि से प्रमाणित आचरण का स्वभाव नाम है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीव संसार संवेदनशीलता की निर्वाह विधि से प्रमाणित आचरण का स्वभाव नाम है। इसी क्रम में जीव संसार का मूल्यांकन स्वभाव के अनुसार हर जीवों को जीने की आशा सहित होना पाया जाता है। इसलिए जीव संसार आशाधर्मी होना पाया जाता है। वनस्पति संसार बीज वृक्षानुसंगी या बीजानुसंगी अर्थात बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होना सर्वविदित है। वनस्पतियों की पहचान गुणों के आधार पर विदित है। वनस्पतियों में सारक मारक गुण होना पाया जाता है। सारक गुण का तात्पर्य है जीव संसार के लिए अनुकूल होना, मारक का तात्पर्य है प्रतिकूल होना। वनस्पति संसार बीज गुणानुसंगीय पहचान है और जो जीव संसार है वो स्वभाव के आधार पे पहचान है, मानव धर्म के आधार पे पहचान है। इस तरीके से इन तीनों में हम लोग, और जिसको अपन पदार्थावस्था कहते हैं वो रूप के अनुसार पहचान है। तो कह रहे हैं कि वनस्पति संसार बीजानुसंगीय पहचान है, बीज गुणानुसंगीय पहचान है। इसका आचरण गुणों को प्रमाणित करने के अर्थ में निश्चित होना पाया जाता है। जैसे नीम, तुलसी, आम, दूब, बेल, मलाती आदि सभी प्रकार की वनस्पतियों को पहचानना मानव में से के लिए अति सुलभ हो गया। इस क्रम में मानव के द्वारा वनस्पतियों को पहचानने का आधार बीजानुसंगीय होना पाया गया। इस विधि से वनस्पति संसार को पुष्टि धर्म के साथ पहचाना गया। वनस्पति किसी न किसी को पुष्टि प्रदान करता ही है। स्वयं में भी पुष्टि संग्रहण करता है। ये जो स्वयं में भी पुष्टि संग्रहण करता है उसी के आधार पे उनकी जो है गुण में वृद्धि होती है। स्वयं में भी पुष्टि संग्रहण करता है। वनस्पति संसार अमूल्य वस्तु है। वनस्पति संसार मानव शरीर संचालन के लिए अति आवश्यक है। वायु को तैयार करने में समर्थ है। इसी क्रियाकलाप को प्राणवायु की सृजनशीलता अथवा अपान वायु को प्राणवायु में परिवर्तित करने के कार्यकलाप वनस्पति संसार में होता है। तो वनस्पति संसार अपान वायु का मतलब होता है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड आदि बोल रहे हैं।
उसको वनस्पति संसार पचाता है, और उस पचाने के बाद जो वायु निकलती है उसको प्राणवायु कहते हैं। और यही प्राणवायु जो है मानव के लिए बहुत आवश्यक वस्तु है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन इसी प्राणवायु से होता है ना। इसलिए बाबा जी लिखा, वनस्पति संसार मानव शरीर संचालन के लिए अति आवश्यक है, वायु को तैयार करने में समर्थ है। इसी क्रिया को प्राणवायु की सृजनशीलता अथवा अपान वायु को प्राणवायु में परिवर्तित करने का कार्य वनस्पति संसार में होता है। इसका मूल्यांकन अथवा इस पर ध्यान देना मानव कुल के लिए अति आवश्यक है। फिर अगले पैरा में है, प्रदूषण से प्राणवायु का शोषण बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो प्रदूषण हो रहा है उससे प्राणवायु कम हो रही है, क्योंकि प्राणवायु, अपान वायु जो है, प्रदूषण में अपान वायु रहती, उस अपान वायु को वनस्पति संसार पचा नहीं पा रहा है, यानी प्राणवायु में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। इसी को बाबा जी कह रहे हैं कि प्रदूषण से प्राणवायु का शोषण बढ़ता जा रहा है और प्राणवायु की सृजनशीलता घटती जा रही है ना। यानी प्राणवायु की जो सृजनशीलता है वो कम हो रही है, क्योंकि वनस्पति संसार भी खत्म हो रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इन दो के कारण से इससे मानव कितने खतरे में आ गया है इसे समझना आवश्यक है। यदि प्राणवायु इतना घट जाए कि हमारे श्वास में प्राणवायु आवश्यकता से कम हो जाए तो क्या स्थिति होगी। मानव शरीर में प्राणवायु का सेवन होता है, अपान वायु का विसर्जन होता है। मानव शरीर में प्राणवायु का सेवन होता है और अपान वायु का विसर्जन होता है। वनस्पति संसार में अपान वायु का सेवन होता है और प्राण वायु का विसर्जन होता है। इस ढंग से प्राणावस्था, जीवावस्था और मानव शरीर के लिए पूरक होना, इस ढंग से प्राणावस्था, जीव और मानव शरीर के लिए पूरक होना और जीव और मानव वनस्पति के लिए पूरक होना पाया जाता है। इस प्रकार मानव अपनी स्वस्थ मानसिकता के साथ परिशीलन करने पे पता लगता है कि इनके संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है। संतुलन बनाए रखने का दायित्व मानव के माथे पर टिकता है, यानी मानव की जिम्मेदारी है। इस दायित्व को स्वीकारने के उपरांत ही ऊपर कही गई दुर्घटनाओं का उन्मूलन होता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में मूल रूप से, इससे पहले वाले पैराग्राफ में ये कहा गया कि वनस्पति संसार गुणानुसंगीय पहचान है, इसके कारण इनका जो आचरण है गुणों को प्रमाणित करने के अर्थ में होता है, जैसे नीम, तुलसी, आम आदि है ना। और मानव इन्हीं गुणों के आधार पर मानव इनको पहचानता है। मानव में से के लिए अति सुलभ हो गया है पहचान, इसीलिए क्योंकि इनमें गुण के आधार पर पहचान होती है। फिर ये कहा गया कि इस क्रम में मानव वनस्पतियों को पहचानने का आधार बीज गुणानुसंगीय होना पाया जाता है। इस विधि
तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि इस विधि से वनस्पति संसार को पुष्टि धर्म के साथ पहचाना जाता है। वनस्पति किसी को पुष्टि प्रदान करता है और स्वयं भी पुष्टि ग्रहण करता है। यानी जो प्राणावस्था है, ये जो पदार्थावस्था है, उससे वनस्पति संसार जो है अपने पुष्टि को ग्रहण करता है ना, तो पुष्टि संग्रहण का कार्य करता है। इसीलिए सभी चीजों में पुष्टि ग्रहण होती है, बीज में भी, फल में भी, है ना, और छाल में भी, जड़ों में भी, सब में होती है। और इन पुष्टियों को मानव जो है पहचानता है, और इसीलिए फिर वनस्पति संसार का औषधि के रूप में या आहार के रूप में जो है प्रयोग करता है। वनस्पति संसार मानव शरीर संचालन के लिए अति आवश्यक है ना। फिर इसके बाद कहा कि क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो वायु को भी तैयार करता है ना। केवल भोजन के अलावा वो वायु को तैयार करने में समर्थ है। इसी क्रियाकलाप से प्राण वायु की सृजनशीलता और अपान वायु को प्राण वायु में परिवर्तित करने का कार्य वनस्पति संसार में भी होता है। इसका मूल्यांकन अथवा इस पर ध्यान देना मानव कुल के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद कहा कि प्रदूषण से, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे प्राण वायु का शोषण बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? दोनों कारण से बढ़ रहा है। एक तो वनस्पति संसार कम हो रहा है, और दूसरा कारण है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी अपान वायु का मात्रा बढ़ता जा रहा है। तो उसके कारण से प्राण वायु का शोषण हो रहा है, और प्राण वायु की जो सृजनशीलता घटती जा रही है, इससे मानव कितने खतरे में आ गए, इसे समझना आवश्यक है। क्योंकि मानव को जो है प्राण वायु की आवश्यकता है। यदि प्राण वायु इतना घट जाए कि श्वास में प्राण वायु की आवश्यकता से कम हो जाए, तो क्या स्थिति होगी? आदमी का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। मानव शरीर में प्राण वायु का सेवन होता है, अपान वायु का विसर्जन होता है। वनस्पति संसार में अपान वायु का सेवन होता है, प्राण वायु का विसर्जन होता है। इस ढंग से प्राणावस्था और जीव और मानव के जो शरीर है, उनके बीच की पूरकता को पहचान सकते हैं। इसी तरीके से जीव और मानव वनस्पति संसार के लिए पूरक होना सिद्ध होता है, क्योंकि जीव और वनस्पति जो है अपान वायु को छोड़ते हैं, और प्राणावस्था उसको पचाती है, और प्राणावस्था जो है वो प्राण वायु को छोड़ते हैं, जो जीव और मानव के लिए आवश्यक है। इस प्रकार मानव अपनी स्वस्थ मानसिकता के साथ परिशीलन करने पर पता लगता है कि इसके संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है। संतुलन बनाए रखने का दायित्व मानव के माथे पर टिकता है। इस दायित्व को स्वीकारने के उपरांत ही ऊपर कही गई दुर्घटनाओं का उन्मूलन होता है, यानी जो प्रदूषण वाली जो घटना है उसका उन्मूलन होता है। फिर अगला पैरा है, जागृति में संक्रमित होने के उपरांत मानव में मानवीय व्यवस्था उदय होना पाया जाता है। उसके पहले जागृति क्रम में रहते हुए अमानवीय विधि से, अर्थात जीवों के सदस्य रहते हैं। जागृति में संक्रमण होने के उपरांत मानव में मानवीयता उदय होना पाया जाता है। तो जैसे ही हम जागृति में संक्रमित होते हैं, मानव में मानवीयता आ जाती है। और उसके पहले जागृति क्रम में रहते हैं तो अमानवीय विधि से, अर्थात जीवों के सदस्य रहते हैं, अव्यवस्था के चपेट में आ जाते हैं, और यही समस्या से घिर जाने का तात्पर्य है। फिर है, जागृति के अनंतर ही मानव और मानवीयता की अविभाज्यता, वर्तमानता और शरीर और जीवन के संयुक्त प्रकाशन में मानव परंपरा होने, अर्थात विवेक और विज्ञान संपन्न हो पाते हैं। तो जागृति के अनंतर ही मानव और मानवीयता की अविभाज्य वर्तमानता और शरीर और जीवन के संयुक्त प्रकाशन में मानव परंपरा अर्थात विवेक और विज्ञान स्पष्ट हो पाते हैं, या विवेक और विज्ञान संपन्न हो पाते हैं। हर मानव जागृत होने योग्य है। प्रकारांतर से हर मानव जागृति को ही सम्मान कर पाता है। इसके मूल में मानव की परिभाषा ही मुख्य बिंदु है। सन 2000 के पहले दशक में यह
सौभाग्य समीचीन है कि मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के नजरिए में हर समस्या का समाधान पाना संभव हो गया है। लोक व्यापीकरण होने की अपेक्षा में व्यवहारात्मक जनवाद जो है प्रस्तुत है। ठीक है, फिर अगले पैरे में कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में मानवीय शिक्षा संस्कार को पहचान लेना स्वाभाविक है, जिसमें सह अस्तित्ववादी विधि से संपूर्ण ताना बाना होना पाया जाता है। इसमें मानव अपने मानवत्व को पहचानना सहज हो जाता है। मुख्य मुद्दा यही है कि मानवत्व का पहला सूत्र मानवीयतापूर्ण आचरण सहित मानव में व्यवस्था का प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इस व्याख्या के समर्थन में भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं को उनमें त्वा सहित व्यवस्था सहित पहचानने, उनमें यानी भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं में त्वा सहित व्यवस्था सहित पहचानने, जानने, मानने की विधि से लोक व्यापीकरण योग्य होना पाया जाता है। मानवीय शिक्षा में मानव का अध्ययन सर्वाधिक होना चाहिए। मानवीय शिक्षा में मानव का अध्ययन सर्वाधिक होना चाहिए, जबकि अभी तक जो शिक्षा का आधार और स्वरूप भौतिकवाद और आदर्शवाद के आधार पर रहा है। तो ये जो पिछले 2 पैराग्राफ हैं, तो उसमें ये कहा कि जागृति के उपरांत मानवीय व्यवस्था का उदय होना पाया जाता है। इससे पहले आदमी जो है वो जीव चेतना में अमानवीय विधि से ही जीता है, उसके कारण से अव्यवस्था की चपेट में आ जाता है, यानी समस्याओं से घिर जाता है। फिर कह रहे हैं कि जागृति के अनंतर ही मानव मानवीयता की अविभाज्य वर्तमानता और जीवन और शरीर के संयुक्त रूप का पता लगता है, प्रकाशन होता है। उससे मानव परंपरा होने और विवेक विज्ञान संपन्न हो पाते हैं। फिर आगे कहा कि हर मानव जागृत होने के योग्य है, प्रकारांतर से हर मानव जागृति को ही सम्मान कर पाते हैं। इसके मूल में मानव की परिभाषा ही मुख्य बिंदु है। तो फिर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के नजरिए में हर समस्याओं का समाधान पाना संभव हो गया है और लोक व्यापीकरण होने के लिए फिर ये व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत किया है। फिर अगले पैरे में कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में मानवीय शिक्षा संस्कार को पहचान लेना स्वाभाविक है, जिसमें सह अस्तित्ववादी विधि से संपूर्ण ताना बाना होना पाया जाता है। मानव और मानवत्व को पहचानना सहज हो जाता है, यही मुख्य मुद्दा है। मानवत्व का पहला सूत्र मानवीयतापूर्ण आचरण सहित परिवार व्यवस्था प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो कह रहे हैं कि मानवत्व का प्रथम सूत्र मानवीयतापूर्ण आचरण सहित परिवार में व्यवस्था का प्रमाण और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो इस व्याख्या के समर्थन में भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं को उनमें त्वा सहित व्यवस्था सहित पहचानने, जानने, मानने की विधि से लोक व्यापीकरण योग्य होना पाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि मानवीय शिक्षा में मानव का ही सर्वाधिक अध्ययन होना चाहिए, जबकि अभी जो शिक्षा है उसका आधार भौतिकवाद आदर्शवाद है, या अभी तक में है या रहा है, ऐसा कहते। इसके बाद अगले पैरा में है भ्रम विधि से श्रृंगारिकता पहचानने का कार्यक्रम बना, श्रृंगारिकता को पहचानने का कार्यक्रम बना, पराक्रम को पहचानने की विधि बनी और उपकार को भी पहचानने का प्रयास जारी रहा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो भ्रम विधि से 3 चीजें हुई, पहला श्रृंगारिकता, दूसरा पराक्रम और तीसरा उपकार को पहचानने का प्रयास जारी रहा। फिर कह रहे हैं कि सुविधा संग्रह का स्रोत जो है वो व्यापार हुआ। तो जो भी सुविधा संग्रह बढ़ा उसमें व्यापार स्रोत है। नौकरी भी व्यापार का ही निश्चित ढांचा खांचा है। वो कह रहे हैं कि नौकरी भी, ज्यादातर नौकरियां जो है व्यापार के अर्थ में ही है व्यापार के लिए नौकरी है। फिर कहा कि सौंदर्य को संवेदनशीलता और असंवेदनशीलता को वस्तु और आकार प्रकार पर निर्भर होना पाया जाता है। सौंदर्य को संवेदनशीलता पर और संवेदनशीलता को वस्तु और आकार प्रकार पर निर्भर होना पाया जाता है।
तो जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो जो सौंदर्य है यानी जो संवेदनशीलता है ना, वो सौंदर्य को संवेदनशीलता पर, और संवेदनशीलता के लिए फिर वस्तुओं को तैयार करना, उनका आकार प्रकार होना ये निर्भर करता है। तो इस तरीके से जिसको हम लोग श्रृंगारिकता कह रहे हैं या संवेदनशीलता कह रहे हैं या इंद्रियिकता कह रहे हैं, है ना, उसी का उत्पादन, उसी की प्रौद्योगिकी, है ना, उसी को जिसको उपभोक्तावादी वस्तु और उपभोक्तावादी वस्तु का बाजार, तो इस तरीके से हम उस ढांचे खांचे में फंस गए। उसी के लिए नौकरी, तो मूल मूल प्रयोजन क्या है, सुविधा संग्रह, सुविधा संग्रह के लिए व्यापार, व्यापार के लिए नौकरी, और व्यापार में क्या कर रहे हैं, तो सौंदर्य को, संवेदनशीलता को कोई आकार देकर, कोई वस्तु के रूप में आकार प्रकार प्रदान कर कर उसका उत्पादन कर रहे हैं, उसका विनिमय कर रहे हैं, यानी उसका विपणन कर रहे हैं और उससे सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब के फलस्वरूप में क्या हो रहा है, तो संवेदना में कामोन्माद, भोगोन्माद ही सर्वाधिक प्रभावशील रहा है। इस सब से क्या हुआ, तो जो मानव की संवेदना में कामोन्माद और भोगोन्माद, है ना, कामोन्माद मतलब काम वासना का उन्माद, और भोगोन्माद यानी जो इंद्रिय इंद्रियिकता से सुखी होने का जो उन्माद, इसी को सर्वाधिक प्रभावशील रहा। भोगोन्माद के क्रम में कामोन्माद सर्वाधिक प्रभावशील होना देखा गया। तो भोगोन्माद यानी जितने भी प्रकार के इंद्रिय सुख हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि के, है ना, उस क्रम में सर्वाधिक जो है प्रभावशील है वो कामोन्माद है, जिसको अपन यौन क्रिया में सुख की जो कामना है उसको काम कह रहे हैं, काम वासना कह रहे हैं, उसका उन्माद सर्वाधिक प्रभावशील होना देखा गया। वो कह रहे हैं कि इस 2000 के दशक में पहले दशक तक मानव भोगोन्माद में चूर होना पाया गया। अभी जो है सब मानव भोगोन्माद में चूर हैं, डूबे हुए हैं। अपने जीवन सहज कामनाओं के आधार पर शुभ वार्ताओं में भागीदारी भी करता रहा। इस विधि से संभ्रांत कहलाने वाले अपनी सज्जनता के लिए अपने को प्रस्तुत करते हुए उपकार विधि को पहचानने की कोशिश हुई। फिर ये कह रहे हैं कि अपने जीवन सहज कामनाओं के आधार पे शुभ वार्ताओं में भागीदारी करता रहा। इस विधि से संभ्रांत कहलाने वाले सज्जनों के लिए अपने को प्रस्तुत करने के उपकार विधि को पहचानने की कोशिश हुई। फिर अगले पैरा में है पराक्रम को पहचानने के लिए गए। इसका परिचय भोग शक्ति और युद्ध शक्ति के रूप में हुआ। अभी मानव का पराक्रम इसी में है कि हम कितना जीडीपी बढ़ाते हैं, है ना, भोग शक्ति को बढ़ाते हैं और युद्ध शक्ति के रूप में। युद्ध शक्ति बर्बादी के लिए होना सर्वविदित है। भोग शक्ति व्यक्तिवादी होना पाया जाता है। भोग शक्ति का व्यक्तिवादी होना पाया जाता है। भोग शक्ति के प्रयोग में ही सौंदर्य बोध की आवश्यकता बनी है, और यही सौंदर्य बोध जो है कामोन्माद को जन्म देता है ना। इस विधि से सभी मानव अथवा सर्वाधिक मानव संवेदनशीलता की इस पराकाष्ठा पर पहुंचने के इच्छुक हैं। इसी लक्ष्य में विज्ञान शिक्षा संसार को स्वीकार हुआ, क्योंकि प्रौद्योगिकी को विज्ञान का उपज माना जाता है। जिसको अपन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं वो साइंस से पैदा हुई है ना। तो टेक्नोलॉजी विधि से, प्रौद्योगिकी विधि से कम श्रम से ज़्यादा उत्पादन होने की स्वीकृतियां बनी हुई हैं। इसी कारण विज्ञान शिक्षा का लोकव्यापीकरण सुगम हुआ। विज्ञान शिक्षा में और तकनीकी कर्माभ्यास में जिस ज्ञान के आधार पर मानव को जीना है, वह ज्ञान मानव को पहचानने में पर्याप्त नहीं हो पाया। ठीक है,
तो यहाँ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पराक्रम को पहचानने के लिए गए, इसका परिचय भोग शक्ति और युद्ध शक्ति के रूप में मानव परंपरा में देखने को हुआ, है ना, के रूप में हुआ। फिर कह रहे हैं कि जो युद्ध शक्ति है वो बर्बादी के लिए होना सर्वविदित है, और भोग शक्ति जो है उसने व्यक्तिवादी होना पाया जाता है। और भोग शक्ति में भी, भोग शक्ति के प्रयोग में सौंदर्य बोध की आवश्यकता बनी ही रहती है। इस विधि से सभी मानव अर्थात सर्वाधिक मानव संवेदनशीलता की इस पराकाष्ठा तक पहुंचने के इच्छुक हैं। इसी लक्ष्य में विज्ञान शिक्षा संसार को स्वीकार हुआ। क्यों स्वीकार हुआ? क्योंकि विज्ञान शिक्षा क्या करती है, तो वो कम श्रम में ज़्यादा उत्पादन होने की, है ना, विज्ञान शिक्षा से स्वीकृति है। और विज्ञान, इसीलिए विज्ञान शिक्षा का लोकव्यापीकरण सुगम हुआ। और विज्ञान विधा में तकनीकी कर्माभ्यास में जिस ज्ञान के आधार पर मानव जीना चाहता है, वह ज्ञान मानव को पहचानने में पर्याप्त नहीं हो पाया। इसी प्रकार आदर्शवादी ज्ञान में, ये तो विज्ञान की बात हो गई, तो वो कह रहे हैं इसी प्रकार आदर्शवादी ज्ञान में मानव को पहचानना संभव नहीं हो पाया। आदर्शवादी विधि में दया के आधार पर कुछ उपदेश सद्वाक्य प्रस्तुत हुए, लेकिन इसकी मूल शिक्षा भक्ति और विरक्ति के अर्थ में प्रतिपादित हो चुकी है। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि भक्ति और विरक्ति भी क्या है? व्यक्तिवादी है। और व्यक्तिवाद किसी भी शुभ स्थली तक पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ। और व्यक्तिवाद के बारे में बाबा जी लिखते हैं कि व्यक्तिवाद किसी भी शुभ स्थली में पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ। सर्व शुभ तो बहुत दूर है। इसीलिए मानवीय शिक्षा को पहचानना एक आवश्यकता बन चुकी। ठीक है, तो पहले ये कहा कि ब्रह्म विधि से श्रृंगारिकता पहचानने का कार्यक्रम बना, पराक्रम को पहचानने की विधि बनी, और उपकार को पहचानने का प्रयास जारी है। फिर कहा कि सुविधा संग्रह का स्रोत व्यापार हुआ, और नौकरी भी व्यापार का ही निश्चित ढांचा खांचा है। फिर कहा कि सौंदर्य को संवेदनशीलता पर, और संवेदनशीलता को वस्तु पर, आकार प्रकार पर निर्भर होना पाया गया। फिर कह रहे हैं कि ये जो संवेदना से क्या हुआ, तो कामोन्माद भोगोन्माद जो है वो सर्वाधिक प्रभावशाली रहा। भोगोन्माद और के क्रम में कामोन्माद सर्वाधिक प्रभावशाली रहा। फिर वो कह रहे हैं कि मानव जो है इस दशक में भोगोन्माद में चूर होना पाया गया। अपने जीवन सहज कामनाओं के आधार पर शुभ वार्ताओं में भागीदारी करता रहा। इस विधि से संभ्रांत कहलाने वाले सज्जन लोगों के लिए अपने को प्रस्तुत करते हुए उपकार विधि को पहचानने की कोशिश हुई, लेकिन वो उपकार हुआ नहीं, क्योंकि भौतिकवादी आदर्शवादी विधि से उपकार निकलता नहीं। फिर कह रहे हैं कि जो पराक्रम को पहचानने के लिए गए, तो उसका परिचय भोग शक्ति युद्ध शक्ति के रूप में मिला। युद्ध शक्ति बर्बादी का होना सर्वविदित है, और भोग शक्ति का व्यक्तिवादी होना पाया जाता है। व्यक्तिवाद ही समस्या है। फिर कहा कि भोग शक्ति के प्रयोग में ही सौंदर्य बोध की आवश्यकता बनी रही। इस विधि से सभी मानव अथवा सर्वाधिक मानव संवेदनशीलता की इस पराकाष्ठा पर पहुंचने के इच्छुक हैं। इसी लक्ष्य में विज्ञान शिक्षा संसार को स्वीकार हुआ। क्योंकि विज्ञान शिक्षा क्या करता है, तो विज्ञान शिक्षा जो है इसमें ज़्यादा उत्पादन करने में सहायक हो गया। और इसी कारण से विज्ञान का लोकव्यापीकरण हुआ। विज्ञान शिक्षा का विज्ञान विधा में तकनीकी कर्माभ्यास में जिस ज्ञान के आधार पर मानव जीना चाहता है, वह ज्ञान जो है मानव को पहचानने में पर्याप्त नहीं हो पाया। तो जो भी तकनीकी विधा से या विज्ञान विधा से और तकनीकी से, इन दोनों से जो भी ज्ञान था, उसमें मानव जो है जिसमें मानव का जीना होता है, वह ज्ञान इसमें नहीं मिला। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि आदर्शवादी ज्ञान में मानव का पहचानना संभव नहीं हुआ। आदर्शवादी विधि में दया के आधार पर कुछ उपदेश सद्वाक्य प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली मूल जो इनकी शिक्षा है वो भक्ति विरक्ति के अर्थ में है। और भक्ति विरक्ति जो है व्यक्तिवादी है।
व्यक्तिवादी व्यक्तिवाद जो है किसी शुभ स्थली पे पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ है, सर्व शुभ तो बहुत दूर है, इसलिए मानवीय शिक्षा को पहचानना एक आवश्यकता बन चुकी है। तो इतने पेजों में कुछ अपन को डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी संदीप भाई। भैया स्पष्ट है इसमें सब कुछ। इसमें सब स्पष्ट है? जी भैया। ठीक है। अर्चना भास्कर भाई, अर्चना बहन भास्कर भाई, नवनीत जी आपको स्पष्ट हो गया? जी भैया। ठीक। सुनील सुनील जी, सुनील जी जी भैया। स्पष्ट हो रहा है ना? कोई हाँ दिक्कत तो जी। नहीं हो रही समझने में? कोई मुद्दा रह रहा हो तो अपन बात कर सकते हैं। सुशील महाजन जी, नहीं, सुशील महाजन जी, और स्पष्ट है भैया। स्पष्ट है ना? हाँ। हाँ जी। और यज्ञेश, यज्ञेश जी, यज्ञेश जी स्पष्ट है भैया, स्पष्ट है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना। मानवीय शिक्षा का प्रारूप। भास्कर भाई कुछ बोलना है? नहीं भैया, ओके। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक आ गए कि हमको मानवीय शिक्षा को पहचानना एक आवश्यकता बन गई है। अब यहाँ व्यवहारात्मक जनवाद में मानवीय शिक्षा के प्रारूप पे थोड़ा सा बाबा जी ने ध्यान दिलाया। मानवीय शिक्षा प्रारूप के अनुसार मानव को मानवीयता के संयुक्त रूप में पहचानने की आवश्यकता है। अभी क्या है, मानव को मानवीयता के साथ नहीं पहचान, मानव को शरीर और संवेदना के अर्थ में पहचानना हुआ है। फिर कह रहे हैं कि जनाकांक्षा मानवीय शिक्षा का स्वागत करता है। जनाकांक्षा क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सह स्थिति। तो जनाकांक्षा मानवीय शिक्षा का स्वागत करता है। जन चर्चा में इसे हृदयंगम करने और इसकी परिपूर्णता को साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। बाबा जी कह रहे हैं कि जन चर्चा में ये जो जनाकांक्षा और जो मानव और मानवीयता के रूप में जो पहचान है ना, इसको जन चर्चा में हृदयंगम करने और इसकी परिपूर्णता को साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। परिपूर्णता का तात्पर्य समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी सहित परिवार और विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में है ना। परिपूर्णता का मतलब क्या है? फिर लिखा है कि शिक्षा की पहचान हर मानव के लिए आवश्यक है, हर देश काल में आवश्यक है, हर स्थिति परिस्थिति में आवश्यक है। इस प्रकार इस आधार पर शिक्षा प्रारूप को जांचने की आवश्यकता है। जांचने के उपरांत स्वीकारने में सटीकता बन पाती है। इसे हर व्यक्ति परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। हर मानव में संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का प्रमाण प्रस्तुत होना आवश्यकता है, क्योंकि संज्ञानशीलता पूर्वक ही व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी हो पाती है। ऐसी स्थिति में मानव का आचरण निश्चित नियंत्रित हो पाता है। निश्चित होने के आधार पर संपूर्ण आचरण समाधान संपन्न रहना पाया जाता है। समाधान पूर्ण विधि से आचरण करने के क्रम में संवेदनाएं नियंत्रित रहना देखा गया। संवेदनाएं नियंत्रित होना परस्परता में विश्वास का महत्वपूर्ण आधार है। तो मानवीय शिक्षा के ऊपर बाबा जी ने बात शुरू की। तो पहले ये कहा कि मानवीय शिक्षा प्रारूप के अनुसार मानव को मानवीयता के तो मानव को मानवीयता के संयुक्त रूप में पहचानने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये बोली कि जनाकांक्षा, जनाकांक्षा मतलब जनता में जो आकांक्षाएं हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में मानवीय शिक्षा करता है।
और जन चर्चा में इसे हृदयंगम करने और इसमें परिपूर्णता को साक्षात करने की आवश्यकता है। परिपूर्णता का तात्पर्य समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी सहित परिवार और विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में है। फिर आगे कहा कि शिक्षा का पहचान हर मानव के लिए आवश्यक है, देश काल में आवश्यक है, स्थिति परिस्थिति में आवश्यक है। इस आधार पर शिक्षा प्रारूप को जांचने की आवश्यकता है। जांचने के उपरांत समझने में सटीकता बन जाती है या बन पाती है। इसे हर व्यक्ति परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। हर मानव में संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का प्रमाण प्रस्तुत होना आवश्यक है, क्योंकि संज्ञानशीलता पूर्वक ही व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी हो पाती है। संवेदनशीलता पूर्वक नहीं हो सकती है। संज्ञानशीलता पूर्वक ही व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी हो पाती है। ऐसी स्थिति में मानव का आचरण निश्चित नियंत्रित हो पाता है। निश्चित होने के आधार पर संपूर्ण आचरण समाधान संपन्न रहना पाया जाता है। समाधान पूर्ण विधि से आचरण करने के क्रम में संवेदनाएं नियंत्रित होना रहना देखा गया है। संवेदनाएं नियंत्रित होना परस्परता में विश्वास का महत्वपूर्ण आधार है। यदि संवेदनाएं नियंत्रित नहीं है तो परस्परता में विश्वास नहीं हो सकता है। फिर आगे कहा कि संपूर्ण मानव शिक्षा संस्कार पूर्वक ही अपनी दिशा, उद्देश्य और कर्तव्यों को निर्धारित कर पाता है। संपूर्ण मानव शिक्षा संस्कार पूर्वक ही अपनी दिशा, उद्देश्य और कर्तव्यों को निर्धारित कर पाता है। मानव की दिशा, लक्ष्य निर्धारित हो पाना जागृति का प्रथम सोपान है। तो जागृति का पहला सोपान क्या बोला? दिशा, लक्ष्य निर्धारित हो पाना, है ना। इससे आगे अपने आप में कार्यक्रम और कार्य व्यवहार संपादित होना। इसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप क्या है? तो वो कह रहे हैं कि अपने में कार्यक्रम और कार्य व्यवहार संपादित होना स्वाभाविक है। यदि ये दोनों चीजें होती हैं तो इसके फलन में समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व प्रमाणित होता है या होना है। इसके लिए मानव नित्य प्रतीक्षा में है और उपलब्धि ही गम्य स्थली है। उसकी निरंतरता ही परंपरा है। ऐसे लक्ष्य संगत परंपरा ही जागृत परंपरा है। तो इसी क्रम में संज्ञानशीलता प्रमाणित होना, संवेदनाएं नियंत्रित होना पाया जाता है। संवेदनाओं के नियंत्रण को अपने आप में मर्यादा के सम्मान के रूप में पहचाना गया। मर्यादाएं परस्परता में अति आवश्यक स्वीकृतियां हैं। इन स्वीकृतियों के आधार पर किए जाने वाली कृतियां अर्थात कार्य और व्यवहार से मानव परंपरा में हर मानव सुखी होना स्वाभाविक है। तो यहाँ कहा कि संपूर्ण मानव शिक्षा संस्कार पूर्वक ही अपने दिशा, उद्देश्य और कर्तव्यों का निर्धारित करता है। फिर वो कह रहे हैं कि दिशा और लक्ष्य निर्धारित हो पाना जागृति का पहला सोपान है। और इससे आगे क्या है, तो अपने आप में कार्यक्रम और कार्य व्यवहार संपादित होना स्वाभाविक है। इसके फलन में समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व प्रमाणित होना है। इसके लिए मानव में नित्य प्रतीक्षा है और यही उपलब्धि की गम्य स्थली है। इसकी निरंतरता ही परंपरा है। फिर कहा कि ऐसी लक्ष्य संगत परंपरा ही जागृत परंपरा है। इसी क्रम में संज्ञानशीलता प्रमाणित होना और संवेदनाएं नियंत्रित होना पाया जाता है। संवेदनाओं के नियंत्रण को ही अपने आप में मर्यादा के सम्मान के रूप में पहचाना गया। संवेदनाओं के नियंत्रण को अपने आप में मर्यादा के सम्मान के रूप में पहचाना गया। मर्यादाएं पर अति आवश्यक स्वीकृतियां हैं। इन स्वीकृतियों के आधार पर किए जाने वाली कृतियां अर्थात कार्य और व्यवहार से मानव परंपरा में हर मानव सुखी होना स्वाभाविक है। फिर अगले पैरा में है मानव में परस्परताएं।
मानव में परस्परताओं में भाई बहन, पुत्र पुत्री, माता पिता, पति पत्नी, चाचा चाची, मामा मामी आदि से संबोधन किए जाते हैं। ये परिवार संबोधन कहलाते हैं। इन संबोधनों के साथ प्रयोजनों को यानी संबंध का अर्थ रूपी प्रयोजन को पहचानते हुए निर्वाह करने के क्रम में हम जागृत मानव कहलाते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव परस्परताओं में भाई बहन, पुत्र पुत्री, माता पिता आदि ये सब संबोधन जो है किए जाते हैं और ये परिवार संबोधन कहलाते हैं। इन संबोधनों के साथ प्रयोजनों को पहचानते हुए कि हम जो भी संबंध या संबोधन करते हैं उनका प्रयोजन क्या है, संबंध का अर्थ रूपी प्रयोजन को पहचानते हुए निर्वाह करने के क्रम में हम जागृत मानव कहलाते हैं। भ्रमित मानव भी संबोधनों को प्रयोग करता ही है। तो ये जो संबोधन है ये तो परंपरा में चले आ रहे हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि भ्रमित मानव भी संबोधनों को प्रयोग करता ही है। संपूर्ण प्रयोजन संबंधों की पहचान और निर्वाह, जैसे गुरु के साथ श्रद्धा विश्वास, माता पिता के साथ श्रद्धा विश्वास, भाई बहन के साथ स्नेह विश्वास, मित्र के साथ। तो यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रयोजन संबंधों की पहचान निर्वाह, जैसे गुरु के साथ क्या है, श्रद्धा विश्वास, माता पिता के साथ श्रद्धा विश्वास, भाई के साथ स्नेह और विश्वास, मित्र के साथ स्नेह और विश्वास, पुत्र पुत्री के साथ वात्सल्य ममता विश्वास, इसकी निरंतरता में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करते हैं। इन सभी संबंधों का निर्वाह करने के साथ दायित्व और कर्तव्य अपने आप स्वीकृत होता है। तो पहले ये कहा कि हम जो परिवार संबोधन करते हैं वो सारे संबोधन प्रयोजन को पहचानते हुए निर्वाह करने पे हम जागृत मानव कहलाते हैं। फिर कहा कि भ्रमित मानव में भी संबोधन तो बने रहते हैं लेकिन वहाँ पर प्रयोजन का पहचान नहीं रहता है। फिर कहा कि संपूर्ण प्रयोजन संबंधों की पहचान निर्वाह किस रूप में पहचानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि गुरु के साथ श्रद्धा विश्वास, माता पिता के साथ भी श्रद्धा और विश्वास, भाई बहन के साथ जो है स्नेह विश्वास, मित्र के साथ स्नेह विश्वास, पुत्र पुत्री के साथ वात्सल्य ममता विश्वास, इसकी निरंतरता में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इन सभी संबंधों का निर्वाह करने के लिए दायित्व कर्तव्य अपने आप स्वीकृत होता है। फिर आगे है दायित्व कर्तव्यों का निर्वाह होना अपने आप में विश्वास का आधार बनता है। यही व्यवहार सूत्र कहलाता है। जहाँ भी कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं वहाँ विश्वास नहीं होता है। तो संबंधों में जो संबोधन है, संबोधन में जब हम निर्वाह करते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं, व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, उस स्थिति में कर्तव्य दायित्व जो है हमको स्वीकृत होते हैं। कर्तव्य दायित्व का निर्वाह होता है तो विश्वास बनता है। यही व्यवहार का सूत्र कहलाता है। तो कर्तव्य दायित्व का निर्वाह होना अपने आप में विश्वास का आधार बनता है और यही व्यवहार सूत्र है। जहाँ भी कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं होता है वहाँ विश्वास नहीं हो पाता है। भ्रमित मानव परंपरा में कर्तव्य दायित्व बोध ही नहीं हो पाता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि भ्रमित मानव परंपरा में कर्तव्य दायित्व का बोध ही नहीं हो पाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार तंत्र का आधार संबंध ही है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो व्यवहार का तंत्र है उसका आधार संबंध ही है। इसका निर्वाह और निरंतरता ही परिवार समाज की व्याख्या बन जाती है। यानी व्यवहार का निर्वाह और व्यवहार निर्वाह की निरंतरता ही परिवार और समाज की व्याख्या बन जाती है। फिर इसके बाद कहा कि इन दोनों प्रकार की व्याख्या से पारंगत होने के फलस्वरूप
इन दोनों प्रकार की व्याख्याओं से पारंगत होने के फलन में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी होना स्वाभाविक है। व्यवस्था में सार्वभौमता स्वाभाविक है। व्यवस्था में हर व्यक्ति वर्तता ही है। व्यवस्था को हर व्यक्ति वर्तता यानी उसका आचरण करता ही है। अखंड समाज व्यवस्था ही अखंड समाज व्यवस्था से ही व्यवस्था हो पाती है। तो कहा, पहले इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ रहा हूं। कर्तव्य दायित्व का निर्वाह होना अपने में विश्वास का आधार है, यही व्यवहार सूत्र है। यदि कर्तव्य दायित्व का निर्वाह नहीं होता है, वहां विश्वास नहीं होता है। भ्रमित मानव में कर्तव्य दायित्व का बोध ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है कि कर्तव्य दायित्व क्या वस्तु है। इसके बाद ये कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यवहार तंत्र का आधार संबंध है और इसका निर्वाह और निरंतरता ही परिवार समाज की व्याख्या बन जाती है। तो इसीलिए जिसको अपन कह रहे हैं संबंध और उसका निर्वाह और निरंतरता, इन दोनों प्रकार की व्याख्याओं से पारंगत होने के फलन में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी होना स्वाभाविक है। फिर कहा कि व्यवस्था में सार्वभौमिकता स्वाभाविक है। व्यवस्था को हर व्यक्ति स्वीकारता ही है, वर्तता ही है ना, और अखंड समाज व्यवस्था से ही व्यवस्था हो पाती। फिर अगले पैराग्राफ में है व्यवहार व्यवस्था का तात्पर्य। व्यवहार व्यवस्था का तात्पर्य, समाज व्यवस्था का तात्पर्य मानव में से के लिए लक्ष्य समेत या सहित जीने की विधि। तो पहला है लक्ष्य समेत जीने की विधि। तो पहला लक्ष्य की पहचान, फिर लक्ष्य के साथ जीने की विधि, फिर लिख रहे हैं विधान, फिर लिख रहे हैं कार्य और व्यवहार ही है। तो कितनी चीजें हो गई। तो व्यवहार व्यवस्था का तात्पर्य अर्थात समाज व्यवस्था का तात्पर्य क्या है, मानव में से के लिए पहले तो लक्ष्य का पहचान, फिर लक्ष्य सहित जीने की विधि, फिर लक्ष्य सहित जीने की विधि, विधान, कार्य और व्यवहार ही है ना। तो व्यवहार विधि संबंधों पर मूल्यों के निर्वाह करने के दायित्व पर निर्भर किया जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि जो व्यवहार विधि संबंधों के आधार पर मूल्यों के निर्वाह करने के दायित्व पर निर्भर है या निर्भर किया जाता है। इसके लिए जो क्रमबद्धता अर्थात निर्वाह करने के लिए जो क्रमबद्धता है वही विधान है। क्योंकि ये फिर जो दायित्व है यानी जो व्यवहार है वो परिवार समूह से लेके विश्व परिवार तक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें जो क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता अर्थात निर्वाह करने के लिए जो क्रमबद्धता होती है वो विधान है। तो पहले विधि की बात आई, फिर इसके बाद विधान की बात आई। तो इन विधि विधान के आधार पे सर्वप्रथम स्वस्थ मानसिकता का पहचान। तो कह रहे हैं कि इसके आधार पे स्वस्थ मानसिकता का पहचान, फिर दूसरा कहा इसका निर्वाह, फिर तीसरा है मूल्यांकन। विश्वास का मूल आधार होता है। तो विश्वास का मूल आधार क्या है, तो विधि विधान के आधार पे स्वस्थ मानसिकता यानी जिसको अपन न्याय सम्मत होना कह रहे हैं। फिर न्याय के आधार पे निर्वाह करना और न्याय के आधार पे यानी मूल्यों के आधार पे मूल्यांकन करना। अभी हम लोग गलतियों के आधार पे करते हैं, उसकी जगह मूल्यों के आधार पे मूल्यांकन करने से विश्वास होता है या विश्वास का आधार होता है। फिर स्वस्थ मानसिकता का क्या मतलब है, तो स्वस्थ मानसिकता यानी जागृत मानसिकता। तो स्वस्थ मानसिकता जागृत मानसिकता होती है। जागृत मानसिकता का क्या मतलब है, तो अनुभव मूलक मानसिकता। फिर जागृतिपूर्ण मानसिकता अपने में मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता को प्रमाणित करने के क्रम में उद्धत रहती है। तो पहले कहा कि स्वस्थ मानसिकता जागृत मानसिकता है, फिर जागृत मानसिकता अनुभव मूलक मानसिकता है। जागृतिपूर्ण मानसिकता अपने में मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता को प्रमाणित करने के क्रम में उद्धत रहती है। मानवीयता, देव मानवीयता में परिवार और समाज व्यवस्था, मानवीयता और देव मानवीयता में
परिवार समाज व्यवस्था मानवीयतापूर्ण आचरण सहित प्रमाणित होती है। तो कह रहे हैं कि जो मानवीयता और देव मानवीयता है ना, उसमें परिवार और समाज व्यवस्था मानवीयतापूर्ण आचरण सहित प्रमाणित होना बनता है। इसी क्रम में दिव्य मानवीयता सहज, दिव्य मानवीयता समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक, तो दिव्य मानवीयता समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक स्वतंत्रता स्वराज्य को प्रमाणित करने में सार्थक हो जाती है। तो यहाँ दो प्रकार से बताया है। पहला, मानवीयता और देव मानवीयता में परिवार और समाज व्यवस्था तक होता है ना, तो परिवार और समाज व्यवस्था मानवीयतापूर्ण आचरण सहित प्रमाणित होता है। और दिव्य मानवीयता में क्या होगा, तो मानवीयता समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक स्वतंत्रता स्वराज्य को प्रमाणित करने में सार्थक हो जाती। फिर लिखा है कि स्वतंत्रता स्वराज्य सह अस्तित्व विधि से वैभवित होते हैं। तो स्वतंत्रता स्वराज्य कैसे वैभवित होते हैं, तो सह अस्तित्व विधि से होते हैं। स्वराज्य व्यवस्था में सर्वाधिक विधि से मानवीय शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादनकार, विनिमय को, स्वास्थ्य संयमकार और व्यवस्था अपने में निर्वाह होते हैं। ऐसे स्वराज्य व्यवस्था परिवार मूलक विधि से विश्व परिवार व्यवस्था तक 10 सोपानी विधि से सार्थक हो जाते हैं। हर स्थिति में सामान्य रूप में 10-10 समझदार व्यक्तियों की सभा संपन्न होती है। हर स्थिति में सामान्य रूप में 10-10 समझदार व्यक्तियों की सभा संपन्न होती है। एक परिवार में 10 समझदार व्यक्ति होते हैं। ऐसे 10 समझदार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति परिवार व्यवस्था के अतिरिक्त सोपानीय व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए निर्वाचित रूप में प्रस्तुत होता है। ऐसे व्यक्ति को हर परिवार में पहचान लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो परिवार में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का पहचान हो जाता है। तो बाबा जी ने इस अध्याय में कहा कि व्यवहार व्यवस्था का तात्पर्य, समाज व्यवस्था का तात्पर्य मानव में से के लिए लक्ष्य सहित जीने की विधि, विधान, कार्य, व्यवहार ही है। फिर कहा कि व्यवहार विधि संबंधों के आधार पे मूल्यों के निर्वाह करने के दायित्व पर निर्भर होता है, जिसके लिए क्रमबद्धता अर्थात निर्वाह करने के लिए जो क्रमबद्धता होती है वही विधान है। इस विधि से विधान के आधार पर पहला स्वस्थ मानसिकता का पहचान, फिर उसका निर्वाह, फिर मूल्यांकन। ऐसा होने से यही विश्वास का मूल आधार है। फिर ये कहा कि स्वस्थ मानसिकता का मतलब जागृत मानसिकता, और जागृत मानसिकता यानी अनुभव मूलक मानसिकता। तो फिर कहा कि जागृति पूर्ण मानसिकता यानी जिसको अपन तीनों को मिला के दिव्य मानवीयता को जागृति पूर्ण मानसिकता कह रहे हैं। जागृति पूर्ण मानसिकता अपने में मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता को प्रमाणित करने के क्रम में उद्धत होती है। फिर इसमें दो बातें बताई। पहला ये कहा, मानवीयता देव मानवीयता में परिवार और समाज व्यवस्था मानवीयता पूर्ण आचरण सहित प्रमाणित होता है, और दिव्य मानवीयता में समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक स्वतंत्रता स्वराज्य प्रमाणित करने में सार्थक हो जाती है। फिर यहाँ कहा कि स्वतंत्रता स्वराज्य सहअस्तित्व विधि से वैभवित होते हैं। स्वराज्य व्यवस्था में स्वाभाविक विधि से मानवीय शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादनकार, विनिमय कोष, स्वास्थ्य संयम कार्य और व्यवस्था अपने में निर्वाह होते हैं। ऐसे स्वराज्य व्यवस्था परिवार मूलक विधि से विश्व परिवार तक 10 सोपानी विधि से सार्थक हो जाते हैं। फिर कहा कि हर स्थितियों में सामान्य रूप में 10-10 समझदार व्यक्ति एक सभा संपन्न होती है। जैसे परिवार में 10 लोग होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो परिवार जिसको सोपानी व्यवस्था यानी
परिवार समूह सभा में भागीदारी करता है। उसी तरीके से ऐसी 10 परिवार समूह सभा में से एक एक व्यक्ति निकल के ग्राम सभा में, है ना, तो ऐसे 10 व्यक्ति निकल के ग्राम सभा बनती है। तो इस तरीके से ये जो सभाओं का क्रम जो है वो बना रहता है। तो एक व्यक्ति परिवार व्यवस्था के अतिरिक्त सोपानी व्यवस्था में भागीदारी के लिए निर्वाचित रूप में प्रस्तुत होता है, और ऐसे व्यक्ति का पहचान परिवार में सहजता से हो जाता है ना, स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर कह रहे हैं कि जागृत मानव परिवार में परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने के आधार पर उपकार प्रवृत्ति होना सहज स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं कि जो जागृत मानव परिवार होता है उसमें आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने के कारण जो आवश्यकता से अधिक है तो उसकी उपकार कार्य में उसको लगाने की जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक है। समाधान समृद्धि के साथ परिवार में उपकार प्रवृत्ति, ऐसे उपकार प्रवृत्ति की परिवार समूह, ग्राम समूह, क्षेत्र, मंडल समूह, मुख्य राज्य, प्रधान राज्य, विश्व राज्य सभा में भागीदारी के लिए प्रस्तुत होना होता है। यही समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। इस क्रम में हर परिवार अपने में से एक व्यक्ति को समग्र व्यवस्था में भागीदारी जैसे पावन उपकारी कार्य के लिए समर्पित करना एक अनुपम कार्य है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए इस क्रम में हर परिवार अपने में से एक व्यक्ति को समग्र व्यवस्था में भागीदारी जैसे पावन कार्य के लिए समर्पित करना एक अनुपम कार्य बोला है इसको बाबा जी ने, है ना। ऐसे ही हर व्यक्ति और परिवार में मर्यादा संपन्न मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ सहज रूप में तृप्त होना स्वाभाविक है। इस मुद्दे पर जन चर्चा की आवश्यकता है, यह अति आवश्यक है। यह मुद्दा सार्थक है कि नहीं, इस पर भी परामर्श करना आवश्यक है। इसके बाद अगला पैरा है, सुदूर विगत से राज्य और धर्म गद्दी का प्रचलन रहा है। सुदूर विगत से राज्य और धर्म गद्दी का प्रचलन रहा है। लोक मानसिकता भी भय प्रलोभन के आधार पे इनका सम्मान करते रहे हैं। फिर कह रहे हैं राज्य शासन में भी भय प्रलोभन और धर्म शासन में भी भय प्रलोभन बना रहा है। इससे छूटने का कोई रास्ता ही नहीं रहा है। कुछ समय के उपरांत संयोग हुआ, सर्वाधिक राज्य गद्दी राज्य शासन से गणतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इस परिवर्तन में इस गणतंत्र शासन में प्रतिनिधि गद्दी परस्त होने की विधा रही। तो कह रहे हैं कि पहले क्या था कि जो राज्य और धर्म मानसिकताएं हैं, दोनों मानसिकताएं प्रचलित रही और इन दोनों मानसिकताओं का आधार भय प्रलोभन रहा। फिर ये कह रहे हैं इससे छूटने का कोई रास्ता नहीं हुआ, लेकिन अभी एक ऐसा संयोग हुआ कि कुछ समय के उपरांत जो है जो राजगद्दियाँ थी या राज्य शासन थे वहाँ से गणतंत्र शासन में परिवर्तित हो गई। इस परिवर्तन में क्या हुआ, तो गणतंत्र शासन में जनप्रतिनिधि गद्दी परस्त होने की विधा रही। इसमें क्या हो गया कि जनता के प्रतिनिधि जो गणतंत्रात्मक शासन है उसमें प्रतिनिधि के रूप में हो गए। यह व्यवस्था भी शक्ति केंद्रित शासन संविधान व्यवस्था कहलाई। बाबा जी कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी ये भी यानी गणतंत्र शासन के रूप में जो व्यवस्था है वह भी शक्ति केंद्रित शासन संविधान व्यवस्था कहलाई। ऐसे संविधान के तले जन प्रतिनिधि प्रचलित ज्ञान विवेक को लेकर आसीन होता हुआ देखा गया। जो भी ज्ञान और विवेक प्रचलन था उसके आधार पे ऐसे प्रतिनिधि चुने गए। ऐसे जनप्रतिनिधि देश की सीमा सुरक्षा ध्यान में रखते हुए देशवासियों को शांतिपूर्वक रहने का प्रबंध करने का आश्वासन देते रहे हैं। फिर ऐसे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, तो देश में शांतिपूर्वक जीने के लिए कोई एक प्रबंध करने का आश्वासन देते हैं। ऐसे क्रम में प्रधान गद्दी
ऐसे क्रम में प्रधान गद्दी बैठा व्यक्ति, जिसको अपन प्रधानमंत्री कहते हैं, बैठा व्यक्ति जन अपेक्षाएं उसमें से कुछ पूरा कर पाना, कुछ नहीं कर पाना होता है ना। मुख्य मुद्दा यही है कि सबके लिए संतुष्टि कैसे मिले। तो कह रहे हैं कि ऐसे आश्वासन देते हैं, उनमें से कुछ पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं, लेकिन मूल मुद्दा यही है कि सभी कैसे पूरा हो जाए, है ना, यानी सबको संतुष्टि कैसे मिले। करीब करीब सभी राज्य ऐसी जगहों पे पहुंच गए हैं। फिर कह रहे हैं कि जनमानस की संतुष्टि केवल पैसे से है, पैसे को ही कैसे सबको उपलब्ध कराया जाए सोचने जाते हैं, सोचने के लिए परीक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण करते भी हैं। तो तो, तो ये इस विधि से भी जनमानस की संतुष्टि केवल पैसे से है ऐसा माने रहते हैं, पैसे को कैसे सबको उपलब्ध कराया जाए ये सोचते भी हैं। और बाबा जी कह रहे हैं कि सोचने के लिए परीक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण करते भी हैं। यह भी देखने को मिलता है कि एक दूसरे को कलंकित करना नेतागिरी का प्रमुख कार्य है। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करती है, उन पे टिप्पणी करती है, उनकी निंदा करती है, कलंकित करते हैं। इस झांसा पट्टी में लोक कल्याण, जन समुदाय कार्य सब छिन्न भिन्न एवं दशा विहीन रहे आया है। जैसे अभी हम लोग राजस्थान में देख रहे हैं ना कि राजस्थान में सब एक दूसरे षड्यंत्र कर रहे हैं और पब्लिक भी इस तमाशे को देखती रहती है, और इसके कारण से इस तमाशे के चक्कर में लोक कल्याण, जन समुदाय कार्य ये सब छिन्न भिन्न हो जाता है। पूरे मीडिया पे यही रखा रहता है, एक दूसरे को कलंकित करना है, इसी में लगा रहता है। सारे राजनीतिक दल भी यही करते हैं, सारे राजनीतिक दलों का जो डिस्कोर्स है उतना ही है, एक दूसरे का पाप का घड़ा कैसे फोड़ा जाए। कमोबेश ऐसी घटनाएं सभी देशों में हो रही हैं। इसके बावजूद भी पुनः लोकमानस के लिए और लोकमानस को रिझाने के लिए पद पैसे से रिझान की प्रक्रिया अपनाते बारंबार कलंकित होते रहे। इसके मूल कारण को परिशीलन करने से पता लगा कि निर्वाचन कार्य में मत संग्रह के लिए अपार धन का नियोजन स्वयं में नोट वोट गठबंधन प्रमाणित हुआ। तो कह रहे हैं कि ये जो वोट पाने के लिए, यानी वोट का संग्रहण करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए अपार धन का नियोजन एक बात है, और फिर ये जो है स्वयं में नोट वोट का गठबंधन हो गया। जितना नोट खर्च करेंगे उतना वोट जो है इकट्ठा होगा। फलस्वरूप पद का बंटवारा हो गया। अब क्योंकि इसमें पैसे का नियोजन हो गया, तो इस पैसे के आधार पर जो व्यक्ति ऊपर पदों में जाएंगे, है ना, उनमें भी बंटवारा, पैसे का बंटवारा शुरू हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं भाई ये इनको महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलना चाहिए, है ना। इस सेक्रेटरी को जो है बड़ा जो है जिसको कहते हैं कि लाभ वाला डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। अगर लाभ वाले डिपार्टमेंट में नहीं पोस्टिंग होती तो कहते हैं लूप लाइन में है, ऐसा कहते हैं। तो फलस्वरूप जो है पद का बंटवारा, पैसे का बंटवारा शुरू हुआ। उसमें संतुष्टि असंतुष्टि अपने आप में उभर आया। संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों अपने तौर तरीकों से पेश आते हैं। उक्त दोनों उपक्रम अभी तक देश और धरती के उपकार में नहीं लग पाया है। चाहे वो संतुष्ट हों चाहे असंतुष्ट हों, दोनों उपकार में नहीं लग पाए। ये सब अंततोगत्वा उसी बंटवारे के चक्कर में फंसते ही आए हैं। राजपुरुषों का उद्गार सुनने में आता है 15-20% सरकारी धन ही सार्थक रूप से लग पाता है। जो राजीव गांधी ने बोला था ना कि 15-20% ही पहुंचता है आम आदमी तक, बाकी सब बीच में दलदल में फंस जाता है। ये सब सुनने देखने के बाद समझ में आता है कि इससे मुक्ति पाना जरूरी है। यह भ्रष्टाचार का पहला चक्कर है, और दूसरा चक्कर है अनुदान, जिसको कहते हैं। अनुदान का मतलब है देने के बाद लेना नहीं है।
एक बार दो बार अनुदान पाने के बाद प्रकारांतर से और पाने की मानसिकता बनी रहती है। अनुदान पाने वाले व्यक्ति अनुदान पाते रहना ही अपना हक समझता है, जबकि यह प्रक्रिया निरंतर नहीं हो सकती है। यह सफल न होने की स्थिति में असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। इस ढंग से असंतुष्ट होने का तरीका ही हो गया। और तीसरा चक्कर बोल रहे हैं बाबा जी, वो आरक्षण है। आरक्षण जाति विशेष पर आधारित होने पर आरक्षण प्रतिभा संकट का कारण हो गई, क्योंकि यदि जाति के आधार पर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो प्रतिभाशाली का सम्मान नहीं होगा, प्रतिभाशाली का चयन नहीं होगा, तो वो संकट बन गई। प्रतिभा संकट का तात्पर्य जो प्रतिभाएं जिनके योग्य होती हैं उसे नकारने से, उपेक्षा करने से, उनकी प्रतिभा देश, राष्ट्र और राज्य के हित में नियोजित नहीं कर सके, उसे हित कार्य के लिए नियोजित नहीं करने से वह सार्थक हो नहीं पाया। इन दोनों प्रकार से इंगित क्षतियों को संकट का नाम दिया। इसमें क्या होना चाहिए? तो इस मुद्दे पे सार्थक संवाद होना चाहिए। होने के लिए सहअस्तित्ववादी विधि से यही सूझता है कि हर व्यक्ति को, हर समुदाय व्यक्ति को समझदारी से संपन्न किया जाए। हर समझदार व्यक्ति विधिवत अपनी प्रतिभा को व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में प्रायोजित करना बनता ही है। इस विधि से आरक्षण और अनुदान निष्पन्न जितनी भी जिंदगी हैं मिटाने का दिन आ सकता है। इस पर ज्ञान चर्चा की आवश्यकता है। तो पिछले अध्याय में ये कहा कि पिछले पैराग्राफ में कि कमोवेश, पहले तो उन्होंने कहा कि हम लोग राजतंत्र से गणतंत्रात्मक शासन में आ गए। फिर गणतंत्रात्मक शासन में नेता लोग जो है वो जो चुन के आते हैं वो कुछ प्रकार के आश्वासन देते हैं। वो आश्वासन कभी कुछ पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं। फिर ये बोला कि जो पूरे होते हैं उससे संतुष्टि होती है और बाकी से असंतुष्टि होती। फिर कहीं ना कहीं ये मान लिया गया कि ये संतुष्टि पैसे से ही होती है, तो इसलिए पैसे सबको कैसे उपलब्ध कराएं इसमें लग जाते हैं। और फिर ये भी देखने को मिलता है कि ये जो नेतागिरी जो करने वाले लोग होते हैं ये एक दूसरे को कलंकित करते हैं और झांसा पट्टी के आधार पर जो है लोक कल्याण, जन कल्याण और समुदाय कल्याण जो है इस चक्कर में छिन्न भिन्न और दिशा विहीन रहे हैं। फिर कह रहे हैं कमोवेश ऐसी घटनाएं सभी देशों में हैं। तो लोकमानस को रिझाने के लिए और उस रिझाने के लिए जो है ना पद और पैसा का बंटवारा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि मत संग्रह के लिए अपार धन लगेगा। फिर इसके बाद नोट वोट गठबंधन होगा। नोट वोट गठबंधन होगा तो पदों का बंटवारा होगा, और पदों का बंटवारा होगा तो जिनको अच्छे पद मिलेंगे वे संतुष्ट और जिनको खराब पद मिलेंगे वो असंतुष्ट। तो उस आधार पे संतुष्ट असंतुष्ट बने रहेंगे। तो इस तरीके से दोनों लोग जो है संतुष्टि असंतुष्टि दोनों अपने तौर तरीके से पेश आते रहेंगे। तो अंततोगत्वा इस बंटवारे के चक्कर में पूरा शासन तंत्र फंस गया। फिर इसमें वो कह रहे हैं कि हमने ऐसे नेताओं के उद्गार सुने हैं कि जो भी धन का सार्थक रूप से लगाना चाहिए उसका 10-15% ही, 15-20% ही पहुंच पाता है, बाकी सब जो है दलदल में फंस जाता है। तो ये सब देखने सुनने के बाद ये समझ में आता है कि इससे मुक्ति जरूरी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहला चक्कर है और दूसरा चक्कर अनुदान है ना। तो अनुदान में क्या है कि अनुदान बार बार मिलता रहे, अनुदान ये मानसिकता बन जाती है। या अनुदान के लिए फिर सारा प्रपंच रचते हैं लोग, है ना। तो इस ढंग से भी अनुदान तो हमेशा मिल नहीं सकता है, तो असंतुष्टि आती है। फिर तीसरा चक्कर आता है आरक्षण। तो आरक्षण के कारण से प्रतिभा का संकट पैदा हो गया कि जो प्रतिभाशाली नहीं है ना, वो आरक्षण विधि से चुने जाते हैं और उसके कारण से राष्ट्र और राज्य के हितों में जो है प्रतिभाओं का नियोजन नहीं हो पाता है। तो उसे जो है हित कार्य के लिए नियोजित नहीं करने में सार्थक नहीं हो पाता है।
तो इन दोनों प्रकार के से इंगित क्षतियों को संकट नाम दिया है। इसमें होता क्या, इसमें होना क्या चाहिए, इस मुद्दे पे सार्थक संवाद होना चाहिए। होने के लिए सहअस्तित्ववाद विधि से यही सूझता है कि हर व्यक्ति को, हर समुदाय व्यक्ति को समझदारी से संपन्न किया जाए। तो इस विधि से आरक्षण और अनुदान निष्पन्न जितनी भी गंदगी है मिटाने का दिन आ सकता है। इस पर जो है ज्ञान चर्चा की आवश्यकता है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। तो यहाँ हम रुकते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे 148 से आगे। इस पे कुछ चर्चा कर सकते हैं थोड़ी देर। वैसे तो सब स्पष्ट है। जन्माष्टमी है भैया। जी जी बताइए, जन्माष्टमी में क्या करें? अवकाश रखना है कि कल कंटिन्यू रखना है, सबकी अनुकूलता। जैसा आप लोग आपस में। हाँ, अभी सब लोग है हाजिर, मैं तो सबकी राय ली जा सकती है। बताइए, कल कंटिन्यू करना है या अवकाश रखना है? भैया जन्माष्टमी रात में होती है, आज हो जाएगी, कल तो दिन भर फिर आदमी नींद या जो भी है वो पूरी कर लेगा कल। ठीक है। भास्कर भाई आपका? कंटिन्यू करते हैं भैया, कंटिन्यू करते हैं। अर्चना बहन? 12 बजे होती है, 10 बजे तो हम 10 बजे तो वाइंड अप करते हैं। ठीक है। नवनीत भाई? पद्मा बहन? पूर्णिमा वाजपेयी जी? सुनील भाई? हाँ ठीक है भैया, कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक क्वेरी थी मेरी। हाँ एक क्वेरी थी मेरी जी। जो ये अध्याय के शुरू में दिया गया ना, एक से अधिक मानव की परस्परता में जी। लक्ष्य संपन्न होने के अर्थ में किया गया सभी क्रिया प्रक्रिया वाद संवाद। तो संवाद तो समझ में आता है, क्रिया प्रक्रिया और वाद मतलब ये व्यवहार का नाम यही है। व्यवहार में चार तरह से व्यवहार होगा, क्रिया प्रक्रिया वाद संवाद। संवाद समझ में आता है, क्रिया प्रक्रिया वाद थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। वाद का मतलब विचार होता है, विचार। अच्छा विचार है यहाँ पे। अच्छा। और विवाद तर्क होता है। और क्रिया प्रक्रिया का मतलब हम जो भी कार्य करते हैं उसको किसी विधि से करते हैं। अच्छा, तो लक्ष्य संपन्न होने में इस तरह से 4 प्रकार से व्यवहार होता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? अच्छा, मतलब एक बाबा जी ने उसको जो है ना अलंकारिक तरीके से बोल दिया है ताकि उसमें अर्थ भी स्पष्ट हो जाए, है ना, उस अर्थ में बोल दिया। तो हम जो भी क्रिया प्रक्रिया करते हैं, जैसे अपन बातचीत करते हैं ना आपस में, तो आपस में हम कहते हैं भाई जो भी आप क्रिया प्रक्रिया अपनाओ, जो भी आप वाद यानी विचार करो, है ना, या संवाद करो, ये सबको मिला के वो कह रहे हैं व्यवहार है। क्योंकि व्यवहार में संवाद भी है, विचार करना भी है और आदान प्रदान भी है। जो आदान प्रदान है ना, मूल्यों का, वस्तु का, सेवा का आदान प्रदान, तो ये सब क्रिया प्रक्रिया ही है। जैसे माता पिता जो है पहले कुछ बच्चों के लिए करते हैं, बुढ़ापे में बच्चे माता पिता के लिए करते हैं। जैसे माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बुढ़ापे में बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं। ये क्रिया प्रक्रिया हो गई ना। ठीक है। तो व्यवहार की कोई ना कोई प्रक्रिया ही होती है। हाँ। तो वो प्रक्रिया हो गई, क्रिया भी होती है ना। तो वस्तु का आदान प्रदान, है ना, सेवा का आदान प्रदान, मूल्यों का आदान प्रदान, तो ये सब क्रिया हो गई। और ये जो आदान प्रदान है वो किसी एक प्रक्रिया से ही होता है, मनमानी तरीके से नहीं होता। यदि मनमानी तरीके से होता है तब वो लक्ष्य के अर्थ में नहीं हो पाएगा, व्यवस्था के अर्थ में नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसलिए प्रक्रिया भी जरूरी है वो।
यहाँ बाबा जी के। यह 144 पेज पर लिखा है। जी जागृति। बोलिए। भैया आवाज आ रही? आ रही है ना, आ रही है। जागृति पूर्ण मानसिकता अपने में मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता को प्रमाणित करने के क्रम में उद्धत रहती है। तो ये उद्धत शब्द या उद्यत हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है भैया, ये सही शब्द है क्या? ये मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने जो हिंदी में पढ़ा है उस अर्थ में ले लीजिए, वो अर्थ एक ही है उसका। जी जी। और उसके आगे आपने क्या मानवीय। शब्द बोला है? उद्दत। उद्यत, उद्यम से उद्यत होता है। दा में या लगता है उद्यत। जी जी जी, हाँ जी। मुझे लगता है उद्यत शब्द भी उपयोग होता है। एक बार आप गूगल सर्च मार के देख लेना डिक्शनरी में। जी। उद्यत और का मतलब होता है उसके लिए सक्रिय रहना, है ना। वो जो हिंदी में है वो उद्यम से उद्यत बना है। उद्यम हाँ, मतलब उद्यत का मतलब है उद्यम में लगे रहना, उसी को तो कह जी। रहे, उसी को और उद्यत। इसमें ध का इस्तेमाल है जो कि नहीं समझ में आता। इसमें उद्यत लिखा है, जी उद्यत। हाँ, य नहीं है इसमें, इसमें केवल या ध नहीं है। है, ध है। हाँ ठीक है, इसको जांच सकते हैं अपन। जी। प्रूफ की गलती है ये। हाँ, उद्यम शब्द तो मुझे लगता है भैया उसके लिए यूज करते हैं ना, उद्यमशीलता कहते हैं ना आप, उद्योग करने को। उद्योग करने के अर्थ में। और ये उद्यत तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब उसके लिए प्रेरित रहती है। हाँ, तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तैयार हाँ रहते हाँ, हैं, तैयार रहते हैं। है ना। ऐसा ऐसा अर्थ आ सकता, ठीक है, तैयार वाला ज्यादा। तत्परता, जैसे तत्परता, लगे रहना उसी को। हाँ, उसी हाँ में लगे रहे, ठीक। और अच्छा बताइए। और हाँ, एक और चीज मेरे को लगी, जैसे क्रिया प्रक्रिया वाद संवाद की बात है, तो हाँ हाँ क्रिया तो करेंगे ही, है ना। प्रक्रिया हो गया, आवाज कटने प्रबुद्धता पूर्वक किया गया क्रियाकलाप, जी जी। है ना। तो प्रबुद्धता पूर्वक किया गया क्रियाकलाप प्रक्रिया के रूप में, उस तरह से अगर क्रिया होती है लक्ष्य संबंध होने के अर्थ में, तो व्यवहार है, नहीं तो नहीं है ना। ऐसा कह सकते हैं सर। और वाद संवाद भी है ना। वाद यानी हाँ, बातचीत वाद करना संवाद भी है, और संवाद भी है। संवाद जो है ना, यदि लक्ष्य के अर्थ में, दिशा के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में हाँ बातचीत है तो वो संवाद है। और जो सामान्य क्रियाकलाप के अर्थ में मानवीय, जो है वो वाद है। हाँ, हाँ तो ये भैया मानवीय व्यवहार हुआ। वहीं पर आगे लिखा है मानवीयता, देव मानवीयता में परिवार और समाज व्यवस्था मानवीयता पूर्ण आचरण सहित प्रमाणित होना बनता है। तो और अगले में लिखा है कि इसी क्रम में दिव्य मानवीयता समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक। तो मैं ये समाज व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में अंतर जानना चाह रहा था। तो समाज व्यवस्था का मतलब है अखंड समाज जिसको बोल रहे हैं, जिसमें न्याय का प्रमाण है। तो जब तक मानव जी अखंड समाज नहीं बनता है ना, तब तक वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी जो पर्यावरण का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट है, वो इसलिए रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूरी मानव जाति एक मत नहीं है, यानी अखंड समाज के रूप में विचार नहीं कर पा रही है ना, इसीलिए समस्या का समाधान नहीं हो। तो पहला जो चरण है व्यवस्था की ओर, जो पहला चरण है वो न्यायपूर्ण संबंध की निरंतरता के रूप में परिवार से विश्व परिवार तक, है ना, अखंड समाज व्यवस्था यानी परिवार जी समाज व्यवस्था का प्रमाण होना है। तो यदि ये प्रमाणित होता है तब जाके अगले स्टेप में समग्र व्यवस्था में भागीदारी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। मतलब समग्र व्यवस्था में मानवेतर अवस्थाएं जो हैं वो उनको जोड़ा गया है। हाँ, समग्र व्यवस्था का मतलब है जो बाकी तीन अवस्थाओं में जो भी डिस्टरबेंस मानव ने किया है ना, उसमें पूरकता का निर्वाह कर पाना, उनकी समृद्धि के लिए काम करना, उनमें संतुलन के लिए काम करना, उस संतुलन को बनाए रखना, ये समग्र व्यवस्था का मतलब है। समग्र व्यवस्था मतलब भैया सार्वभौम व्यवस्था ही होगा ना। हाँ जी। जी भैया। ठीक। जी। और कोई मुद्दा बताइए। और योगेश भाई, आपको इसमें कुछ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं।
नहीं भैया, ठीक है आपने जो बताया। ठीक। अर्चना बहन, सुनीता बहन, कुछ हाँ, बोलना? संदीप भाई को समग्र व्यवस्था मतलब स्पष्ट हुआ ना? जी संदीप। जी भैया, मतलब समाज व्यवस्था मतलब मानव मानव संबंध में जो सामाजिकता हुई, और समग्र व्यवस्था में मानवेतर इकाइयां हाँ हाँ, अवस्थाओं को भी जोड़ा गया है। जी जी हाँ, मतलब सार्वभौम व्यवस्था जिसको कहते हैं वही समग्र व्यवस्था, ठीक है ना जी भैया? हाँ, जी जी। हाँ, हाँ जी, सार्वभौम जिसको व्यवस्था में। अपन परिवार हाँ, समाज व्यवस्था कह रहे हैं, वो 10 सोपानी व्यवस्था है। बिल्कुल। 10 सोपानी व्यवस्था मतलब अखंड समाज तक। जी अखंड समाज होने के बाद जो है सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी बनती है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उससे पहले होती नहीं है। उसके पहले ही लिख दिया ना कि जागृत मानसिकता ही अनुभव मूलक जो मानसिकता है, उसके अर्थ में ही ये सब हो पाएगा। जी और उस समग्रता में मतलब वो पूरा ही देखेंगे ना आप, अर्थ से इति तक, मतलब जी रूप गुण स्वभाव धर्म पूरा फैलाव और पूरा संपृक्तता को भी देख के उसी को समग्रता कह रहे हैं ना। तभी आप स्वतंत्रता और स्वराज को प्रमाणित करने में सार्थक हो पाएंगे ना। जी मूल मुद्दा यहाँ स्वतंत्रता और स्वराज के लिए ही लिखा है ना। जी जी सह अस्तित्व के दृष्टिकोण को भी समग्रता के अर्थ में जी, जोड़ वही सकते मैंने हैं। किया ना, वो संपृक्तता जिसमें शामिल ही है ना, सह अस्तित्व। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और बताइए। और इसमें जो विधि बताई है वो सभा विधि बताई है, जी जी नीचे लिखा है कि, जी हाँ। और उसको ये भी। इसमें एक शब्द जरूर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि वो मतलब बात की जाए कि एक परिवार में 10 व्यक्ति की बात कर रहे हैं हाँ और 10 समझदार व्यक्ति कह रहे हैं ना। एक परिवार में 10 समझदार व्यक्ति होते हैं, हम्म और यदि समझदार में 3 पीढ़ियां हैं तो हम्म उसमें मतलब जो युवा या बच्चे होंगे ना, हम्म उनमें और उनमें समझदारी के स्तर में अंतर होगा। तो वो एक जो स्थिति होगी वो, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा ना। नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक परिवार में 10 समझदार हम्म व्यक्ति होते हैं ना, और 10 व्यक्तियों में से जो एक परिवार में 10 समझदार व्यक्ति हैं, वो परिवार व्यवस्था के अतिरिक्त और सोपानी व्यवस्था में भागीदारी के लिए निर्वाचित हो गया, जो सहज प्रक्रिया है। वो परिवार में पता ही होता है कि भाई ये व्यक्ति उस व्यवस्था में भागीदारी के लिए योग्य है। तो यहाँ पे समझदार उस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, चूंकि उन जागृत परंपरा में वो स्थिति में बनते ही हैं कि भाई ठीक है, ये बाकी हम सब बाकी काम संभाल रहे हैं, तो ये व्यक्ति 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी कर ले, उस दृष्टि से है ना। हाँ। ठीक है दूसरा, वो जो छोटे बच्चों के बारे में आपने कहा, जी। तो वो जन्म से ही न्याय के याचक, सही कार्य व्यवहार करने के हाँ हाँ और सत्य के वक्ता होते हैं। जी। तो इसीलिए जागृत मानव परिवार में फिर उनमें गलती करने का अवसर ही नहीं होता है ना, गलती जी जी। करने का अवसर नहीं रहता है, ना ही अन्याय करने का अवसर रहता है, और ना झूठ बोलने की आवश्यकता रहती है ना। हाँ, मतलब और कोई उनके परिवार का एक व्यक्ति 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी के लिए जाता है, तो उसके उसका लिए भी एक स्वीकृति उस बन जाती है बचपन से, उसकी स्वीकृति अपने आप सहज रूप से रहती है, सहज रूप से हो जाती है। सहज रूप से रहती है। हम्म, जैसे जब परिवार में समझदारी नहीं रहती है तब बहुत दिक्कत होती है, तब बहुत दिक्कत होती है। तब सभी अपने को समझदार माने रहते हैं। समझदार भी माने रहते हैं, और उस एक व्यक्ति का जाना उनको लगता है कि उसके काम दूसरों को संभालने पड़ रहे हैं। हाँ, वो मानते हैं कि उनको ज्यादा महत्व मिल रहा है, हमको नहीं हाँ मिल रहा हाँ, है एक ना? महत्व का भी बात होती है जी। और यही है कि हम उनका क्यों करें, वो तो वहाँ मीटिंग में बैठे रहते हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, ये इसीलिए हाँ नासमझी में ये सब होता है सब। जी। क्योंकि वो भी यदि पांडित्य करना है तो उसमें भी समय तो लगता ही है।
हाँ, लेकिन पांडित्य पूर्वक। हाँ लेकिन जो पांडित वाला जो व्यक्ति है ना, हाँ ऐसा नहीं है कि वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि सभा जो है ना वो तो हफ्ते में एक दिन होगी, हाँ है ना। हाँ तो बाकी समय वो क्या करेगा, बाकी परिवार व्यवस्था में भागीदारी करेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है वो, मतलब ऐसा थोड़ी भागीदारी है कि तो 24 घंटे 24 × 7 मीटिंग ही चलती जी रहेगी, ऐसा थोड़ी। जी शिविर थोड़ी करना है वहाँ, सभा जी करना है। सभा में जी थोड़ा सा ही तो निर्णय लेना होता है कि भाई हम्म जैसे मान लीजिए सभा बताएगी अभी ऐसा ऐसा मौसम है, ये वाली सब्जियां लगाई जा सकती हैं, ये उत्पादन हो सकता जी है ना, इन चीजों से सावधानी रखना है, उन चीजों तो वो सब सभा में निर्णय हो जाते हैं। उसका लोक व्यापीकरण, और वो लोक व्यापीकरण 100 लोगों में या मीडिया की जरूरत नहीं है, केवल निर्णय की सिर्फ दृष्टि से 10-10 कर का ही रहे है हैं, ना। हाँ केवल निर्णय की दृष्टि से करना है फिर तो ठीक ही है, कि बिल्कुल तो आप वो ठीक कह रहे निर्णय हैं। को फैला, फिर फैलाना है, और वो लोगों के बीच में जिस तरह से जाएगा, मीडिया का लोग उस जरूरत ढंग ही से नहीं है। रहेंगे। हाँ, वो तो हर परिवार में अपने आप पहुंच जाएगा ना, उस विधि से ही, प्रतिनिधि विधि से हर परिवार में पहुंच ही जाएगा। अपने आप, क्योंकि प्रतिनिधि वहां हाँ पर है है ही, ही, प्रतिनिधि है ही वहां प्रतिनिधि पे वहां है। पर है ही हर परिवार का। जी, तो वो पहुंच ही तो जाएगा। कम्युनिकेशन करने के लिए कोई हाँ इंटरनेट, मीडिया, रेडियो, इस सब का हाँ आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। भैया, हम्म इसमें इस तरह भी देखते हैं ना कि परिवार के जो और सदस्य हैं उनका भी नियोजन किसी न किसी समिति में होगा ही। वो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति है जो वो आगे जाएगा, आगे क्या, वो तो वो वहीं रहेगा ना। जो आप कह रहे हैं वो ठीक तरह ही है। भाई फिर और भी हर जो है ना 5 समितियां हैं, 5 समिति में 3-3 या 2-2 3-3 लोग माने तो 15 लोग ये हो गए, 10 ये 25 लोग हो गए। 100 लोगों में से 25 लोग जो हैं सभा और समितियों में भागीदारी करेंगे। जी जी तो ये जो 25 में से 100 लोगों में से 20% वृद्ध लोग होते हैं और 30% युवा लोग होते हैं। जी जी तो तो ऐसे 50% तो वैसे ही वो माइनस हो जाते हैं। जी जी। जो बच्चे हैं वो तो सभा में जाएंगे नहीं, बुजुर्ग लोग भी नहीं जाते हैं। हम्म। लेकिन बुजुर्ग लोग जो है आवश्यकता पड़ने पे बुजुर्ग अपना सलाह भेज सकते हैं प्रतिनिधि के माध्यम से, हाँ हाँ या सभा को लगता है कि कोई बुजुर्ग का हमको राय लेना है, उनको आमंत्रित कर सकता है। जी जी, वो भी रहेगा ना। हाँ हाँ, ठीक बात है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई एक ही जना हो, ऐसा कई बार है ना, वो ऐसा आशय चला जाता है एक कि जन उसके लिए निश्चित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। फिर वो भी हाँ लिखा है बिल्कुल, बाबा जी ने भूमिका कि भी ये बदलती समिति रहेगी, के भूमिका भी बदलती रहेगी संविधान ना। संविधान में ये भी लिखा है कि जो समिति के सदस्य होंगे वो 3 साल के लिए होंगे। हाँ, तो वही तीन भूमिका साल भी बदलती रहेगी ना। तो हाँ हाँ, तो सबको बिल्कुल। अवसर मिलेगा उसमें, सबको अवसर मिलेगा जो भी होगा, और अवसर है ना। प्रदान किया जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि हाँ, और ये भी औरों हो को। सकता है कि जी जी परिवार कहे कि नहीं ये काम तो हमारे यहाँ से यही करेंगे, चाहे जी आप 3 साल, जी अगले 3 साल के लिए भी इन्हीं को रख लीजिए, उसमें जी। क्या है। और हाँ, नए ये तो लोगों सही को बात है। मौका ज्यादा मिलेगा, नए लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा अच्छा, जिम्मेदारी। इस और दूसरी बात है कि ये सब क्योंकि उपकार विधि से होना है ना। हेलो, हम्म जी उपकार हाँ, विधि से होना है, बिल्कुल बात है। तो आपको कुछ पैसा तो मिलना नहीं, ना पारिश्रमिक मिलना है ना, और ना पद की कोई बात है ना कोई इसमें। पद है कि ये ऊपर हो गए ये नीचे हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो तो मानव बल्कि पद में पहले से ही है बल्कि ना। ये जो परिवार में जो लोग श्रम पूर्वक उत्पादन करते हैं ना, तो परिवार सभा तय करेगी कि हम्म हमारे पास आवश्यकता से अधिक है, इसलिए हम ये पैसा जो है हम्म वो सभा को हम सौंपेंगे। वो सभा निश्चित करेगी उस पैसे का कैसे सदुपयोग करना है ना। तो इस विधि से जो आवश्यकता से अधिक जो समृद्धि है, वो समृद्धि उपकार विधि से सदुपयोगता में नियोजित होगी, और ये नियोजन विश्व परिवार तक होगा, है ना। हम्म और ये जो नियोजन है वो एक प्रक्रिया से होगा। अभी हम लोग मनमानी करते हैं, जैसे अभी हमारे मन में है हमको दान करना तो दान कराते हैं, है ना, नहीं करना हम्म नहीं करना। हम्म यहाँ पर एक प्रक्रिया है कि आप जो पैसा देंगे वो पैसा जो है सभा विधि से सदुपयोगता को सुनिश्चित करते हुए उस क्रम में नियोजित होगा। तो उससे आपके अंदर ये एहसास आएगा कि हम, जैसे जो लोग अभी मीडिया में कहते हैं ना हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, है ना। हम्म तो टैक्स पेयर मनी का आप, तो वैसे ही जब
कोई परिवार जो है अपनी समृद्धि को सभा विधि से सार्वभौम व्यवस्था में यानी जो अखंड समाज व्यवस्था में नियोजित करता है तो वो अखंड समाज तक सूत्रित हो जाता है। जैसे ये टैक्स पेयर जो है राज्य व्यवस्था से सूत्रित हो जाते हैं, तभी तो वो कहते हैं कोर्ट में या मीडिया में या राज्य में, राज्य से कहते हैं कि हमारा पैसा है ना, हम टैक्स पेयर हैं। तो वैसे ही परिवारों की जो समृद्धि है वही व्यवस्था का आधार है। तो इस आधार पे हर परिवार में ये एहसास होता है कि व्यवस्था का जो स्वत्व है वो परिवार है, हम हैं, यानी इस तरीके ये जो स्वत्व है यही स्वराज्य के रूप में अनुभव में आता है ना। ठीक है ये। जी जी। और बताइए। जैसे हम लोग अभी कल की छुट्टी की भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग सभा विधि से निर्णय ले सकते हैं, सहमति से, कि हर एक का इसमें अपना मत रखे। तो किसी का नहीं सहमति हो तो बताए कल की छुट्टी में, तो उस तरह से देखा जाए। तो वही हुआ ना, योगेश भाई ने प्रस्ताव रखा, सभी ने कहा कि नहीं अपन कर सकते हैं, तो अब सहमति हो गई, कर सकते हैं। तो इस विधि से क्या हुआ कि ये निर्णय सभा का हो गया, व्यक्ति का नहीं हुआ है ना। जी 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 हाँ जी। भले आपने पूछा मेरे से, लेकिन ये जो निर्णय है सभा में हो गया। तो जो सभा में निर्णय होता है उसको लोग ये कहते हैं कि हमने निर्णय लिया, और जो व्यक्ति के निर्णय को मान लेते हैं तो कहेंगे भाई वो तो पाठक जी ने निर्णय ले लिया, उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, है ना। तो जैसे ये पूछा ही नहीं ऐसा कोई भाव आता है तो अविश्वास आता है ना, और उस निर्णय को मानना नहीं मानने में बाध्यता आती है ना। बिल्कुल। लेकिन साथ जब में हमने फल खुद परिणाम, निर्णय ले ली, हाँ, फल परिणाम होते हैं तो उसमें भी फिर सहभागिता नहीं हो पाती ना। अविश्वास होगा तो विरोध हाँ, होगा, विरोध होगा हो तो जाता है। हाँ, तो ये सब चक्कर में पड़ जाते हैं। सभा विधि का अर्थ ही है। सभा विधि का मतलब सभा उसी के अर्थ में है कि लक्ष्य के अर्थ में सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर आना। बहुत बढ़िया, हाँ यही है, यही है ना सभा का मतलब ये है। इसमें व्यक्तिवाद का जो है वो विलय हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का महत्व खत्म नहीं होता है। व्यक्तिवाद का विलय व्यक्ति का महत्व खत्म नहीं करता है, नहीं नहीं नहीं, बल्कि व्यक्ति की क्षमता को बढ़ा देता। कोई एक सभा एक मत होती है ना, तो हर व्यक्ति की ताकत बढ़ जाती है ना। इस तरीके से व्यक्तिवाद में विरोध होता है, और जो सहअस्तित्ववाद है यानी सभा विधि में जो निर्णय होता है उससे हमारी ताकत बढ़ती है। और दूसरा लक्ष्य के अर्थ में नियोजित है ना, तो लक्ष्य तो समान ही है। लक्ष्य समान। तो अभी हम लोगों ने जो व्यक्तिवाद अपनाया है ना, तो उस व्यक्तिवाद में जो व्यक्तिवादी जो प्रवृत्तियां हैं अभी उसके प्रभाव में ही रहते हैं हम लोग ज्यादातर। भैया सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर आना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जी आज जी, परिवार में 4 सदस्य नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। अगर कहीं होटल में डिनर लेने जाना है ना, तो भी जो है वहाँ सर्वसम्मति नहीं बन पाती है। तो ये मतलब बहुत बड़ी घटना है सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर आना। जी जी, हाँ जी। कोएग्जिस्टेंस कौन है? कोएग्जिस्टेंस, हाँ, क्या प्रश्न है? ये अच्छा, ये इसके नाम से कोएग्जिस्टेंस नाम से कोई तिवारी जी है, क्या नाम पूरा? वो चैनल का नाम रखा है, मेरा नाम दिनेश तिवारी है। अच्छा, दिनेश तिवारी जी, हाँ।